एवरीवन। हर साल लाखों इंजीनियर्स इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन के बाद जो मेन चीज़ होता है वो ट्रेनिंग होता है। तो हमारे साथ अमोल वर्पे जी हैं। हेलो सर। इनका अभी अभी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हुआ है। इनका मतलब इन्होंने रेलवेज़ चॉइस किया था और ये रेलवेज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में ये 2014 बैच के पास आउट हैं। तो इनका ट्रेनिंग अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और इस वीडियो में हम इनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले क्या बोलते हैं आपसे ये क्वेश्चन मतलब बाकी सब कैंडिडेट भी पूछना चाहेंगे कि सिलेक्शन के बाद और ट्रेनिंग से पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है? सिलेक्शन के बाद एंड ट्रेनिंग से पहले सो एक्चुअली जो मेडिकल होता है, सबसे बड़ी बात मेडिकल होती है। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली कुछ कैंडिडेट्स को अगर मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाते तो उनको जो चाहिए वो डिपार्टमेंट नहीं मिलता। जैसे कि रेलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज सिग्नल सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो नहीं मिल पाती क्योंकि उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। लेकिन अगर रेलवेज का स्टोर डिपार्टमेंट देखो तो उसका मेडिकल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है। सो अगर कभी कभी क्या होता है, जो चॉइस का डिपार्टमेंट है वो नहीं मिल पाता मेडिकल के कारण, इसलिए मेडिकल ज़रा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो जिनका मेडिकल क्लियर हो जाता है उन लोगों को उसके हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। ओके, सो व्हेन डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाता है उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है आपको ऑफर लेटर भेजना या अपॉइंटमेंट लेटर भेजना। तो फिर जो जैसे कि रेलवेज का जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसके साथ वो खुद एक पास भी भेजता है जिस लोकेशन से आप हो। मतलब जैसे कि मेरा सिग्नल सर्विसेज है रेलवेज का, मेरा हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। तो जिस आपका नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन होगा उसके लिए एक पास भेजा जाता है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। उसका आप टिकट बनाओ और बाय दैट वे सेकंड एसी से आप सीधा सिकंदराबाद चले जाओगे। ऐसे डिपेंड्स फॉर मैकेनिकल जमालपुर हेडक्वार्टर है और ये ट्रेनिंग के हाँ, और सिविल इंजीनियरिंग वालों का पुणे में हेडक्वार्टर है। ट्रेनिंग हेडक्वार्टर पुणे में होता है। सर आपका मतलब ये है कि रेलवेज का ज्वाइनिंग और बाकी डिपार्टमेंट्स का ज्वाइनिंग सब अलग अलग आता है, ऐसे एक साथ सबका नहीं आता? नहीं, एक साथ नहीं आता। सबसे पहले ज़्यादातर यूजुअली रेलवेज का ही आता है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। पहले सबसे पहले रेलवेज का ही आता है आज तक। तो मतलब ऐसा एक मतलब हम अगर हिस्ट्री देखें इसकी तो सबसे पहले रेलवेज का ही चलता है। सर ट्रेनिंग के दौरान आपका मतलब डेली रूटीन क्या होता था? मतलब आप कितने बजे उठते थे, कितना बजे, मतलब वो कुछ रूटीन होता होगा कि कोर्स का इतना टाइम रहता है, क्लासरूम का खेलना कूदना ये सब? हाँ, खेलना कूदना एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट अब जैसे डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि अब मेरा जो है सिकंदराबाद वाला, तो वहाँ पे हमें 6:30 से 7 बजे तक पीटी होता है डेली। तो हमें इतनी जल्दी उठना पड़ता है। उसके बाद 8:30 से लेके 4:15 तक क्लासेस होती है। बीच में ऑफकोर्स रेसेस भी होता है और आई थिंक 1.5 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है। लेकिन आप अगर फाउंडेशन के लिए उधर जाओ वडोदरा में, तो वडोदरा में 6 से 7 तक पीटी होता है 1 घंटे का। मतलब सर ट्रेनिंग से पहले फाउंडेशन होता है जो वडोदरा में होता है? फाउंडेशन डिपेंड करता है, जैसे कि वो स्लॉट जैसे अवेलेबल होता है। जैसे कि जो CTI जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि सिग्नल वालों का सिकंदराबाद में। लेकिन जो फाउंडेशन होता है तो वो सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सभी लोग यहाँ आते हैं और उनका एक साथ ट्रेनिंग होता है फाउंडेशन। वो बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है इधर, जो पास रूल्स एंड अदर स्टाफ मैनेजमेंट वाले जो होते हैं सब, उसकी ट्रेनिंग वहाँ मिलती है फाउंडेशन में, वडोदरा में है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। और उसके बाद फिर हम यहाँ सिकंदराबाद में आपको मतलब भेजा जाता है ट्रेनिंग? हाँ, सिकंदराबाद में वैसे कोई नहीं, आप सिकंदराबाद में पहले ज्वाइनिंग तो आपको आपके CTI में करनी होती है। अच्छा। वहाँ से फिर उनको जैसे स्लॉट मिलते हैं, जैसे फाउंडेशन होता है वडोदरा में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब डिफरेंट CTI भेजते हैं कि हमें स्लॉट दे दो हमारे बच्चों को फाउंडेशन करने, तो उसके हिसाब से वो बनता है और भेजता है। तो ऐसा हार्ड कोई रूल नहीं है कि पहले फाउंडेशन ही होगा, बीच में भी हो सकता है, या फिर फेज 1 अपने CTI का ख़त्म होने के बाद फिर फाउंडेशन होता है। वो डिपेंड करता है वो सब कुछ।
ओके सर। सर और ये आपने जैसे वडोदरा और सिकंदराबाद के बारे में बोला, तो ट्रेनिंग मेनली इसी एरिया में होता है या और लोकेशंस में भी मतलब आपको टूर मतलब ऐसे भेजा जाता है ऐसी कुछ? हाँ, जैसे कि देखो 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है टोटल, 18 मंथ्स। उसमें से फेज 1 एंड फेज 2 होते हैं अपने CTIs में, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें से 2 फेज मतलब एक 3-3 महीने का फेज पकड़ो तो 6 महीने होते हैं टोटल। तो 6 महीने हम अपने CTIs में होते हैं, सब पकड़ के चलो, एक थंब रूल है। उसके बाद फाउंडेशन एंड इंडक्शन दोनों मिला के 3 महीने का होता है वडोदरा नायर। तो ये टोटल 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें से कुछ कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। अटैचमेंट्स 1 वीक अटैचमेंट्स, सपोज जैसे कि आई एम फ्रॉम सिग्नल इंजीनियरिंग, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो सिविल इंजीनियरिंग वाला मुझे तो कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भी मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है सिस्टम में। तो 1 हफ्ते का मेरा पुणे के इरिसिन में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स, तो वहाँ मेरा 1 हफ्ते का इंटरेक्शन होता है, वो अटैचमेंट रहता है। 1 हफ्ता जमालपुर में रहता है, 1 हफ्ता इसमें रहता है अपना इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज का जो लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे होता है। ऐसे कुछ कुछ अटैचमेंट होते हैं। 1 वीक का RDSO में होता है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में, जो रेलवे का रिसर्च विंग है। 1 वीक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट में हाँ, इवन एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी होता है, बट वो डिपेंड्स करता है अगर और इंस्टीट्यूट भेजता है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 1 वीक इन पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर, like that. Total that some attachments and others field training. Field training आपकी चॉइस से जोन सेलेक्ट करो या फिर CTI डिसाइड करता है आपको कौन से जोन में भेजना है ट्रेनिंग के लिए, तो आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो। फील्ड ट्रेनिंग होती है। मतलब सर ये जो आपने बोला वो 1.5 साल का क्लासरूम ट्रेनिंग था, उसके बाद फिर No, actually 9 month classroom training, ओके, and then 9 month that attachments and other field training. सो फील्ड ट्रेनिंग में आप चाहो तो पूरा भारत घूम सकते हो, इट्स योर चॉइस। फ्री रेलवे पासेस एंड ऑन ड्यूटी पास, ऑल इंडिया जो प्रोबेशनर्स का पास होता है ट्रेनिंग, वो ऑल इंडिया वैलिड होता है। तो उससे हम पूरा भारत में जहाँ जाओ ट्रेनिंग ले सकते हो। पूरा भारत घूमने का एक अच्छा मौका मिलता है। जो पोस्टिंग की बात जरा मतलब जॉब होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है। सर आपको मतलब ट्रेनिंग के दौरान किस पोस्ट पे मतलब रखा जाता है? जैसे मेरा तो ADST है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी आप ADST होते हैं या ADST होता है। प्रोबेशनर्स दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। एक्चुअली मेरा कैडर है इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर सिग्नल इंजीनियर्स, IRSSE, वो कैडर है। वो तो दैट मीन्स बंदा, मैं तो न्यू जो एंट्री मारता है कैडर में तब से लेके तो इवन चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर और बोर्ड मेंबर जो है डायरेक्टर जनरल SNT, ही इज ऑल्सो फ्रॉम सेम कैडर। सो ये तो कैडर है। बट क्या बोल रहा हूँ मैं, ADST मेरी अभी डिसिग्नेशन मेरा ADST है, जैसे असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। जो एंट्रेंट होता है, जो असिस्टेंट डिविजन एंट्री होते ही वो पोस्ट मिल जाता है। यस। और मतलब जब तक प्रमोशन होगा तब तक आप उसी यस, इट इज जूनियर स्केल ADST। तो ADST में 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है एंड देन उसके बाद 1.5 साल का ऑन फील्ड वो पोस्टिंग होती है 1.5 साल तक। 1.5 साल या 2 साल तक वो खींचती में भी जूनियर स्केल में। देन DST बनते हैं, डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, प्रमोशन के बाद। सर और एक और था सर कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपका मतलब सैलरी और ट्रेनिंग के बाद सैलरी, इसमें कुछ डिफरेंस होता है? नॉट मच डिफरेंस एक्चुअली। इवन ऐसे मतलब आपको फुल सैलरी मिलता है या मतलब ऐसे कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी मिलता है? ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन ट्रेनिंग में भी जब फील्ड ट्रेनिंग पे होते हैं हम तो वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग में होते हैं हम फील्ड ट्रेनिंग पे, तो पर डे वो 600 रुपीज़ बस 6 पे कमीशन के हिसाब से 600 पर डे था। अभी शायद 7 पे के हिसाब से बढ़ने वाला है वो, तो वो पर डे मिलता है। तो बहुत ज़्यादा रकम बनती है, नियरली 18,000 पर मंथ, प्लस एडिशनली और बेसिक 56,100 रुपीज़ बेसिक एज पर 7 पे कमीशन। और जब इंस्टीट्यूट में होते हैं तो TA मिलता है, तो वो उसमें ऐड होता है 7,000 रुपये। एंड NPS वगैरह कटा के 65,000
65,000 यस, इंस्टीट्यूट में होते तो 60,000 तक मिल जाता है इन हैंड। ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है ट्रेनिंग और आपका जो भी है, मतलब फुल हाँ, सैलरी पोस्टिंग, मिलता है, हाँ, ऐसा बोला तो ठीक रहेगा। हाँ। और सर एक और जानना था कि ये जो मतलब अभी नॉर्मली लोगों को इतना पता नहीं होता कि सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर काम कहाँ करता है। तो मतलब सबने देखा होता है कि रेलवे स्टेशन की साइड में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एक बड़ा सा ऐसे ऑफिस होता है, तो उसके रिलेटिव में आपका पोस्ट मतलब क्या है उनके? एक्चुअली जो एसएससी होते हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उन्हें रिक्रूट करता है। और जो ASTs और अदर्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आते हैं, वी आर इन दैट ऑफिसर कैडर। एसएससी अदर दे आर स्टाफ, उनको स्टाफ बोलते हैं, रेलवे स्टाफ। अच्छा, वो ग्रुप ग्रुप सी में जाते हैं। एक्चुअली एसएससी ग्रुप सी पोस्ट है। सो तो अपना काम होता है, जैसे कि मैं AST हूँ तो मेरा काम मेनली एक्चुअली अब यदि मेरी पोस्टिंग अगर फील्ड पे हुई है, दैट इज वन सब डिवीजन पे हुई है, तो मेरा काम मेनली वही है, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन वगैरह जो एंडियल होगा। और जो SSCs एंड JEs होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं हमें, वो आपको हेल्प करेंगे ये काम। हाँ, यस, वी आर बॉस टू देम। तो बस उन्हें हैंडल करना होता है, वो मैन पावर हैंडलिंग, जो कुछ इंस्पेक्शन वगैरह होगा वो देखना पड़ता है एज पर दी जनरल GR ऑफ रेलवेज। तो इंस्पेक्शन पे जाएंगे हम, उनका जो कुछ है ह्यूमन रिसोर्स वगैरह मैनेजमेंट वो सब काम होती है। सर एक नॉर्मल इंजीनियर जो कि मतलब अभी इंजीनियरिंग सर्विस पास किया उसने 25 ईयर्स में, तो उसका सर्विस कुछ 32 to 35 ईयर्स उसका सर्विस आगे होने वाला है। तो उस 32 to 35 में वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है, कौन से लेवल तक? ऑब्वियस चीफ इंजीनियर SHG के ऊपर, HHG तो पहुंच जाएगा पक्का, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव और चीफ इंजीनियर तो बन ही जाएगा पक्का। 30+ दे रहे सर्विस तो उतना तो बनता ही है। और क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मतलब सभी ऑफिसर्स को मतलब जैसे राष्ट्रपति भवन जाने का एक मौका मिलता है, तो सर वो क्या होता है, मतलब एक्चुअल में सबको, सभी जितने भी IAS होते हैं उनको बुलाया जाता है, सिर्फ रेलवेज को ही होता है? नहीं, एक्चुअली बात ऐसे कि ऑल ग्रुप एज सर्विसेज जो रिक्रूटमेंट होते हैं तो सबको प्रेसिडेंट, इसमें IAS IPS वो भी होते हैं, सब होते हैं। तो एक्चुअली बात क्या है कि इंस्टीट्यूट CTIs होते हैं, वो एक लेटर भेजते हैं थ्रू मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन को कि हमारे प्रोफेशनल से हमारे कैंडिडेट है जो इंटरेक्ट करना है प्रेसिडेंट के सामने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। सो फिर जाकर बस प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और देन बाकी कुछ नहीं उसमें मतलब। और सभी जो ग्रुप A ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट कॉल ऑन होता है, बाकी उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ट्रेनिंग के दौरान मतलब आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? जैसे वहाँ पे हमने सुना है कि अलग अलग गेम्स के कोर्स हैं, आपके खुद के इंडोर गेम्स भी होते हैं, आउटडोर गेम्स का भी कॉम्पिटिशन होता है, और मतलब इसमें आप थोड़ा बताएंगे उसमें क्या क्या? हाँ, वो है सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने मैंने देखे रेलवेज के, तो सभी में गुड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, अच्छे सब कुछ, सर टेनिस कोर्ट एक्सेट्रा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हॉस्टल्स भी अच्छे हैं। सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो पास मिलता है वो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया का पास रहता है, तो मीन्स वो ऐसे सभी को मिलता है जो भी ट्रेनिंग करते हैं? जो ग्रुप एड ऑफिसर्स होते हैं इसके थ्रू जैसे हम रेलवे ज्वाइन करते हैं तो एक प्रोफेशनल्स को ऑल इंडिया वैलिड ड्यूटी पास मिलता है जो पूरे देश में चलता है, ठीक है। उसके ऊपर से हम सीट्स रिजर्व कर सकते हैं या फिर हम सेकंड AC तक हम डायरेक्ट हमें एंट्री होती है सेकंड AC तक, बट ऑन ड्यूटी ओनली। जैसे हम कोई ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो हम उससे जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल काम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते उसे। इन केस अगर पकड़े गए तो फिर वो पेनाल्टी होती है उसके लिए, सब कुछ तो है। लेकिन हमें कुछ खुद के पर्सनल यूज के लिए एनुअली 6 पासेस मिलते हैं, 6 पासेस इंक्लूडिंग रिटर्न जर्नी। एक पास में रिटर्न जर्नी भी इंक्लूड होती है उसमें, तो सेकंड AC तक होता है वो, विद फैमिली ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। सेकंड AC में 2 सीट्स होते हैं, थर्ड AC में 4 सीट्स होता है उसको। सर और ट्रेनिंग के दौरान सबसे मैक्सिमम लोग जो है वो 25 to 27 में ये ज्वाइन करते हैं ये सर्विस,
तो उस दौरान मीन्स ऐसे ट्रेनिंग के दौरान शादी का क्या वो रहता है, शादी कर सकते हैं या कुछ शादी ऐसे? कर सकते हैं। और देखो, मैं तो बोलूँगा कि ट्रेनिंग के दौरान शादी करते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि टाइम भी मिलेगा खूब, मतलब छुट्टी भी मिलेगी शादी के लिए। जैसे कि क्या सोचते हैं लोग बहुत सारे कि ट्रेनिंग के बाद शादी कर लेंगे एक्सेट्रा, ओके। तो लेकिन जो पहला 1.5 साल होता है तो ज़्यादा काम होता है, क्योंकि हम सब जूनियर स्केल में होते हैं, थोड़ा वो नया होता ट्रेनिंग के है। बाद जैसे एंट्री मारते हैं और डिपार्टमेंट में तो थोड़ा टाइम भी लगता है उधर ये होने में, ठीक है। तो थोड़ा और फील्ड पे होते तो थोड़ा ज़रा दिक्कत आती है, और छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। पोस्टिंग के बाद तो थोड़ी छुट्टी की दिक्कत होती है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल नाउ, दैट मीन्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ट्रेनिंग में कुछ होता नहीं। ट्रेनिंग में रिवर्स होते हो, स्टूडेंट ही होते हैं इन शॉर्ट। तो ट्रेनिंग में शादी करना अच्छा है, मतलब। और सर जिनका शादी पहले ही हो गया तो उनको मीन्स ऐसे उनको फैमिली साथ में लेके आना अलाउड रहता है ट्रेनिंग में? एक्चुअली वो डिपेंड करता है, कुछ सिटीज अलाउड करती है, कुछ नहीं करती। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, कुछ सिटीज। ओके सर। और आपका जो ट्रेनिंग है वो मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है? छुट्टी साल होगा। तो सैटरडे संडे को सर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकल सकते हैं क्या? यस। मतलब अगर जिसका घर बहुत ही पास है, जैसे 4-5 घंटे दूर है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपने घर जाके जा सकते हैं आराम से। रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, बस जो अपने कोर्स डायरेक्टर होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसमें 2 टाइप की लीव्स होती है। एक हेडक्वार्टर लीव, जो सैटरडे संडे को या छुट्टी के दिन हम हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन मांगते हैं, वो होती है हेडक्वार्टर लीव। एंड जो दूसरी होती है दैट इज अदर विद लीव, दैट इज CL होती है, या फिर LAP वगैरह होती है, LHAP होती है, वो वैसे लीव्स आती है। दैट मीन्स वर्किंग डे पे हम लीव लेते हैं। तो आप कहीं भी जाओ, आपका हेडक्वार्टर छोड़ना है तो उसकी परमिशन ले लो। सैटरडे संडे को आप कहीं भी घूम सकते हो, परमिशन ले लो हेडक्वार्टर लीव की, आप चले जाओ घूमने। हाँ सर, जैसे हर साल मतलब रेलवे जो है सीनियर इंजीनियर्स उनका क्वांटिटी जो है वो 30 to 35 वैल्यू होता है, मतलब इंजीनियर्स उतने वो लेते हैं सिग्नल्स में। तो सर ये 30 to 35 जो स्टूडेंट्स हैं, इनका एक ही बैच होता है या 2 अलग अलग बैच में क्लास चलती है? नहीं, ज़्यादातर एक ही बैच होता है। एक ही बैच। CTIs में तो एक ही होता है, जैसे कि सिविल वाले बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं। सिविल का 2 बैचेस बनाता है अचानक से, क्योंकि उनका तो मोर देन 70 आता है, कभी कभी 80, तो उनका 2 बैच में डिवाइड कर देता है, तो उनको सब कुछ हो जाता है आसानी से। सिग्नल का कोई दिक्कत नहीं, 30 लोगों की बैच तो एक साथ कर लेते हैं। तो अगर क्या बोलते हैं कोई ऑफिसर ट्रेनिंग वो अगर बीमार पड़ जाए मीन्स उसका 2-3 महीने का क्लास अगर वो नहीं कर पाया, तो उस केस में उसको एक्सटेंशन मिलता है या वो नया ऑफिस से ट्रेनिंग चालू करना पड़ेगा उसको? एक्सटेंशन मीन्स एक्चुअली जो फेज होता है, एक्चुअली एक रूल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट वाइज भी रूल चलते हैं कि अगर आपका कोई फेज में आप देखो, आप बोले 1 महीना आपका मिस हो गया, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ, ट्रेनिंग के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि फेज 1 एंड फेज 2 जो CTIs में होते हैं, वो एक मेजर चंक होता है ट्रेनिंग का, ओके। तो अगर आप 1 महीना मिस कर दिए तो मतलब आपका वो फेज ही मिस कर दिया आपने, तो फिर आपका CTI आपको नेक्स्ट बैच के साथ वो फेज 1 में एडजस्ट कर लेगा। अच्छा सर। और मतलब बहुत से जो इंजीनियर्स हैं वो IAS को एज अ सेकेंड ऑप्शन मानते हैं, मतलब वो IAS इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको आगे IAS सिविल सर्विस देना होता है। ओके। तो सर आपका जो सिग्नल इंजीनियर है उसमें इतना टाइम मिल जाता है क्या सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने के लिए, मैनेज हो जाता है क्या? नहीं, एक्चुअली रेलवेज में दिक्कत ही है, मतलब रेलवे में अगर जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काम होता है, तो सिविल सर्विसेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और इसलिए तो कुछ बंदों को पता होता है पहले से, वो रेलवे स्टोर प्रेफर कर लेते हैं या फिर अदर ITS एंड अदर डिपार्टमेंट चले जाते हैं। रेलवेज में थोड़ा प्रॉब्लम है सिविल्स करने के लिए, क्योंकि काम होता है, आपको काम करना है। रेलवे तो काम करवाता है आपसे, कोई कितना भी आलसी हो उसको काम करना ही पड़ता है रेलवे में। सर हाँ, जो मतलब अभी आप एज अ इंजीनियर रेलवेज में आ गए, तो आप अगर आपका स्पेशलाइजेशन आगे बढ़ाना चाहें, जैसे आपको PhD करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो इसमें आपको मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ देगा इंडियन रेलवे? एक्चुअली वो है, लेकिन उसके लिए कुछ साल की सर्विस है, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। सर MTech तो आपको मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा? हाँ, वो बना है अभी, जैसे कि सिग्नल वालों ने भी वही साइन किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ हैदराबाद,
और इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वालों का तो पुणे यूनिवर्सिटी के साथ हो गया है उनका। तो आई थिंक जमालपुर का पता नहीं मुझे मैकेनिकल वालों का क्या है। तो उसमें साथ रेलवेज में मिल जाता है, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग वालों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अच्छा, 1.5 साल की ट्रेनिंग में विद ट्रेनिंग एमटेक इन रेलवे सिग्नलिंग मिल जाता है डायरेक्टली। और अगर आगे चल के पीएचडी वगैरह करना है तो आपको एक आई थिंक 4-5 साल की सर्विस होती है इस रेलवे के साथ, उतनी करो, इसके बाद एप्लीकेशन करना पड़ता है। और एक स्क्रीनिंग कमेटी भी होती है। वो एक्चुअली आपको अगर उसी ब्रांच में आपको हायर एजुकेशन ले सकते हैं आप, शायद जिसका मतलब रिलीवेंस हो फील्ड से, जिसका रेलवे को फायदा होगा। तो आप जिसके रेलवे को फायदा होगा उसी में रेलवे अलाउड करता है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से रेलवे का टाइप है तो बन सकता है। मतलब रेलवेज को मतलब अगर इम्प्रूव करना है उसी डायरेक्शन में आपको पीएचडी के लिए मतलब अलाउ करते हैं। नए ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो अभी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनके लिए आपका कोई एडवाइस या सजेशन कि ट्रेनिंग के दौरान कैसा आपका बिहेवियर रहना चाहिए, उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? ट्रेनिंग के दौरान तो इतना बताना चाहता हूँ कि एंजॉय करो, क्योंकि यही टाइम है एंजॉय करने के लिए। ट्रेनिंग के दौरान ही एंजॉय कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद तो फिर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो काम ही काम होता है, तो फिर थोड़ा कुछ नहीं। और किसी को अगर प्रिपरेशन वगैरह सिविल सर्विसेज की तरफ देख रहा है तो वो कर सकता है। टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है ट्रेनिंग में, जिसको घूमना है घूम लो। तो पूरा हमने तो बताया, पासेस होते हैं फ्री, या ड्यूटी पास पे भी आप जा सकते हो, ऑल इंडिया घूम सकते हो। 5 PTOs भी होते हैं, मतलब 50%। अगर आपके जो 6 पासेस है पर्सनल पासेस, वो ख़त्म होने के बाद आपको 5 PTOs भी मिलते हैं, मतलब 50% टिकट होता है उसमें, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत घूम सकते हो आप। रेलवे घुमाता भी है, एंजॉय भी बहुत है यहाँ पे। रेलवे ऑफिसर्स क्लब होते हैं, वहाँ भी सब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू आपका मतलब अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी अमोल जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अभी कुछ महीने बाद हम इनसे वापस से कांटेक्ट करेंगे और इनका जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो मतलब काम के बारे में, ये एक्चुअल काम जो करते हैं, उस पर हम एक और वीडियो इसके आगे बनाएंगे। तो थैंक यू।